डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी कैमरा इज ऑफ, कैसे हो गया अपने आप। अब डी जेड स्क्वायर, एक क्वेश्चन पूछा जाता है 11th क्लास में कि कितने डी ऑर्बिटल की शेप डबल डम्बेल होती है, तो आंसर है 4। चौथे वाले की होती है बिस्कुट के समान, केक के समान, डफ नट, उसको बोलते हैं डफ नट स्ट्रक्चर। या पूछ लेंगे कितने की क्लोवर लीफ के समान स्ट्रक्चर होती है, तो 4 की। अभी नहीं पूछा जाता है, बात कर रहे हैं। पांचों डी ऑर्बिटल जो होते हैं, पांचों डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल नहीं होते हैं, 4 ही डबल डम्बेल होते हैं, है? तो इसमें बच्चों एक ही एक्सिस की जरूरत पड़नी है, तो ए मान लीजिए डी जेड। तो देखिए जे हो गया डी जेड स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड डी जेड स्क्वायर। और ये है आपकी ई जी। फीलिंग वाइज बस हमने आपको ये समझाया, कोई ज़रूरत नहीं पड़नी बच्चों इनकी, इन डायग्राम की, नो नीड। अभी तो कुछ आया ही नहीं है जहाँ से एग्जाम में आना, अभी तो बेसिक चल रहा है, सिर्फ आपको सिखा रहे हैं अभी, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे बच्चों को 11th में डी ऑर्बिटल की शेप नहीं देखी होगी, इसलिए हमने दिखा था कि देख लीजिए आप लोग, और जिसने देखी है उनको तो तुरंत पता चल गया होगा, हाँ हमने ये पढ़ा था। जे होते हैं एक्सिस के ऊपर, along the axis, along the axis। अब आएगी आपके काम की चीज़ इसके बाद से, जहाँ से आपके कॉन्सेप्ट चालू होंगे। ध्यान रखना, 3 का जो होता है वो T2G कहलाता है, 2 का EG कहलाता है। जो T2G होते हैं वो एक्सिस के बीच वाले होते हैं, और जो EG होते हैं वो एक्सिस के ऊपर वाले होते हैं, अलोंग द एक्सिस। अब बच्चों आ रही है स्प्लिटिंग। पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग समझेंगे, फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग समझेंगे, ठीक है। हालांकि हमें 99.99% ऑक्टाहेड्रल की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए कर दे इसको रफ, बन गया। 2 मिनट रुक जा, टाइम से नहीं आते हो तुम आयांश, तुम्हें नींद बहुत प्यारी है। हंसने वाली बात नहीं है बेटा। अभी हम आपसे होमवर्क सुनेंगे, आप हमारी कोई भी बात नहीं सुनते हो, और जब आप हमारी बात नहीं सुनते हो तो हम काय के टीचर हो, तुम किस चीज़ के स्टूडेंट।
तो आपके दिमाग में हल्का सा अब एक छोटे सा पॉइंट आ गया होगा कि हाँ 5D में T2G और EG ऐसे ऐसे होते। थोड़ी सी आपको T2G और EG के बारे में अभी पता चली होगी जानकारी। अब बच्चों हम सीखते हैं स्प्लिटिंग। पहले सीखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। क्रिस्टल हेडिंग बनाइए। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पढ़नी है हमें CFS, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं इसे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पहली वाले के अंदर है, अभी दूसरी प्रॉपर्टीज में मैग्नेटिक बिहेवियर बताएंगे और तीसरे में हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 6। ये याद ध्यान रखें कि ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। ठीक है, ये आएगा। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन लिखनी है इसमें कि ऑक्टाहेड्रल में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो अलोंग द एक्सिस होती है। टेक्स प्लेस अलोंग द एक्सिस। और स्प्लिटिंग कराएंगे लिगेंड ही। जब लिगेंड अटैक करने आएंगे ना, तो जब वो बॉन्डिंग करेंगे तो फिर ऑर्बिटल स्प्लिट होना चालू हो जाते हैं। टेक्स प्लेस अलोंग द एक्सिस, टेक्स प्लेस अलोंग द एक्सिस, takes place along the axis by attack of ligands, takes place along the axis by attacking of ligands। अटैक का मतलब है लिगेंड अब बॉन्डिंग के लिए अप्रोच करेंगे, उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे बाय अटैकिंग ऑफ लिगेंड्स। नहीं, कुछ याद नहीं करना, हम बताएंगे कितनी गिनी चुनी लास्ट में 5 चीज़ें निकल के आएंगी और उससे पूरा CFT खत्म हो जाएगी। लेकिन समझाने के लिए सब बताना पड़ेगा हमें। बाय अटैकिंग टेक्स प्लेस अलोंग द एक्सिस बाय अटैकिंग ऑफ द लिगेंड्स, बाय अटैकिंग ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो 5 ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3, ये T2G और ये 2 EG है ना, तो ये EG और ये T2G। तो अलोंग द एक्सिस कौन होते हैं? ये वाले है ना, ये होते हैं अलोंग द एक्सिस, आपके अलोंग द एक्सिस। ठीक है, तो जब लिगेंड अलोंग द एक्सिस आता है पेयरिंग करने के लिए, तो लिगेंड क्या दे रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन ही तो देगा इसको बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, तो जब
लिगेंड यहाँ अलोंग द एक्सिस पेयरिंग करने के लिए आता है, तो जब इसको इलेक्ट्रॉन देता है लिगेंड, तो जो ये ईजी वाला और जहाँ पे भी आपके स्प्लिटिंग होगी वो डिपेंड कर रहा है कि लिगेंड कहाँ अटैक कर रहा है। तो लिगेंड जब अटैक करने आएगा अलोंग द एक्सिस, तो अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है जब वो लिगेंड अटैक करने आता है इसकी तरफ। तो क्योंकि लिगेंड अलोंग द एक्सिस अटैक करने आता है, अलोंग द एक्सिस इस तरफ से आएगा, एक्सिस के ऊपर तरफ से चढ़ के आएगा अटैक करने के लिए, डी ऑर्बिटल पे अप्रोच करेगा, तो ईजी की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अब ये टूट जाएगा। जैसे ही एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि इन पांचों की एनर्जी तो सेम थी, तो ये तो डी जनरेट है, और जैसे ही इसकी एनर्जी बढ़ेगी ये टूट के ऊपर चले जाएगा और नीचे क्या आ जाएंगे ये, तो नीचे वाला ये T2 हो जाएगा और ये Eg हो जाएगा। तो ये हो गई स्प्लिटिंग। पहले तो एनर्जी इनकी बराबर थी, तो जब हम इलेक्ट्रॉन भरते थे तो पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर पेयरिंग करते थे, लेकिन अब एनर्जी बराबर नहीं है। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का भी फर्क पड़ेगा थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, लेकिन अभी इससे पूरा फोकस स्प्लिटिंग पे दो। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड अटैक करने आते हैं वो अलोंग द एक्सिस अटैक करने आते हैं। तो जब वो लिगेंड अलोंग द एक्सिस अटैक करते हैं तो जितने भी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस पड़े रहते हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो डी जनरेट से जनरेट हो जाते हैं, और जैसे ही एनर्जी ज़्यादा होती है वो अपना डी ऑर्बिटल डिसोसिएट होता है और टूट के चला जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे, T2 जे है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। लेकिन अगर आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, जो हम अभी पढ़ाएंगे आगे, उसकी अगर आप देखोगे तो वो बिटवीन द एक्सिस आता है ओवरलैपिंग करने टेट्राहेड्रल कॉन्सेप्ट में। तो जब बिटवीन द एक्सिस आता है आपके वो ओवरलैपिंग करने, तो बिटवीन द एक्सिस वाले की एनर्जी बढ़ जाती है। तो टेट्राहेड्रल में T2G ऊपर होता है और Eg नीचे होता है। ठीक है, तो अभी तो हम ऑक्टाहेड्रल की देख रहे हैं जिसकी जरूरी है। ठीक है, चलो तो अब स्प्लिटिंग करते हैं। तो ये थे हमारे पेंटा डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, 1 2 3 4 5। इसमें से ये जो हैं हमारे, ये हैं हमारे T2G, और बाकी ये जो 2 बच्चे हैं ये Eg है। अब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे बॉन्डिंग अगर होनी है, तो जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग होगी, तो जब इस पे लिगेंड अटैक करने आएगा, जब इस पे लिगेंड अटैक करने आएगा, जब यहाँ लिगेंड्स अटैक करेगा, जब लिगेंड्स इस पे अटैक करेगा तो इन डी ऑर्बिटल की एनर्जी अब चेंज हो जाती है, और लिगेंड जब बॉन्डिंग करने आएंगे इस पे तो ये स्प्लिट हो जाएंगे, और स्प्लिट होके सेट बनाएंगे आपके। इस सेट बनेगा आपका, क्योंकि अलोंग द एक्सिस हो रही है स्प्लिटिंग, इसलिए जो अलोंग द एक्सिस थे वो ऊपर चले जाएंगे, तो ये चले गए ऊपर हैं डी और वाइट। अब आपको समझ में आएगा डी डी ट्रांजिशन क्या होता है, डी से डी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दिस इज डी डी ट्रांजिशन, है ना। तो T2G आपके ऊपर आ जाएंगे, ये हैं आपके T2G, सॉरी Eg आपके ऊपर आ जाएंगे, ये हैं आपके Eg, और T2G कहाँ आ जाएंगे, नीचे। दिस इज द स्प्लिटिंग, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑर्बिटल्स की, है ना। इतना लिखो क्योंकि अभी बहुत कुछ लिखना है इसमें, है ना। Eg और ये T2G। अभी इनमें इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, अभी तो नॉर्मल चल रहा है डी ही, ये भी डी है वो भी डी है, लेकिन अब एनर्जी में डिफरेंस हो गया, है ना। बना लो इतना जल्दी से।
आगे जाके इनकी कोई की जरूरत नहीं पड़नी है। तो T2G और EG ये हैं आपके सामने, और यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में EG की एनर्जी ज़्यादा होती है T2G से। एनर्जी ऑफ EG इज ग्रेटर देन T2G। कैसे पता चला एनर्जी? ये एनर्जी है बच्चों, दिस इज द एनर्जी। ये जो ऑर्डर चल रहा जो स्प्लिटिंग का, ये एनर्जी है, ये आपकी यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ लिख लो जी। तो ये एनर्जी कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। ये जो बच्चों हुआ इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड, शॉर्ट में लिख सकते हो CFS, है ना, इतना बड़ा नहीं लिखना। दिस इज कॉल्ड CFS, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, है ना। दिस इज कॉल्ड CFS, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और ये जो मिड लाइन है, ये दोनों तरफ के एनर्जी के डिफरेंसेस को बताती है कि इसके नीचे की एनर्जी निगेटिव मानी जाती है और इसके ऊपर की एनर्जी पॉजिटिव मानी जाती है ना। इसके नीचे की एनर्जी निगेटिव मानी जाती है और इसके ऊपर की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव मानी जाती है ना। और इस एनर्जी को बोलते हैं CFSE और रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा नोट से। CFSE का फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। CFSE नाम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसका एक नाम और है, इसको वेरी सेंटर भी बोलते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड वेरी सेंटर। इस पे कहीं कहीं स्टेबलाइजिंग भी लिखा मिल सकता है आपको, है ना। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी या स्टेबलाइजिंग एनर्जी, है ना, CFSE। मोस्टली स्प्लिटिंग ही लिखा मिलेगा।
मोस्टली क्या 99.99 पर वो दो पूरी है बेटा, ये भी क्रिस्टल फील्ड पूरा ये क्रिस्टल फील्ड है, बस ये मिड लाइन, ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का मिड लाइन है। या यहाँ भी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी आने वाली है, यहाँ पर भी वैल्यू भी आने वाली है अभी। पूरी एनर्जी है, पूरी ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी है वो। एक्सिस पर अटैक करने का कैसा मतलब लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस। अब एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट पे देखा गया कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वो लिगेंड की तरफ से अटैक एक्सिस के मिड से अटैक करने आ रहे हैं, तो जहाँ से वो अटैक करते हैं वहाँ से की एनर्जी बढ़ जाती है तो वो ऊपर चले जाते हैं, और जहाँ से वो अटैक नहीं कर रहे वहाँ की एनर्जी कम रह जाती है तो वो नीचे आ जाते हैं। अब हमारे ऊपर कोई अटैक कर रहा तो जिस तरफ से अटैक कर रहा हूँ उस तरफ से भग देंगे, ठीक है बच्चों। एक चीज़ देखो, अब नीचे वाले की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी और ऊपर वाले की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी की वैल्यू याद होनी चाहिए आप लोगों को। तो इसकी हमने एक ट्रिक बना रखी है, तो आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप याद आ जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान से, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऊपर वाले की और नीचे वाले की याद होनी चाहिए आपको। तो इनके लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी होती है डेल्टा नॉट, वो रहती है माइनस में। आपको समझ में ही आ गया होगा क्यों, ठीक है। अब यहाँ देखो सब लोग ध्यान से, और ईजी के लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी होती है वो होती है प्लस में, ठीक है। फिक्स है, याद रखनी है। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 5 5 है ना, तो यहाँ भी 5 रख दो और यहाँ भी 5 रख दो, ठीक है। एक एक करके आपको सिखा रहे हैं कैसे याद रखनी है एनर्जी। अब इनके ऑर्बिटल के नंबर ऊपर रख दो और इनके ऑर्बिटल के नंबर नीचे, ये सिर्फ ट्रिक है, सेट हो गई है तो हमने कर दी है, ध्यान रखिएगा। तो इनके ऑर्बिट आपको बुक्स में सीधे लिखा मिलेगा, इस वाले के केस में 0.4 और इस वाले के केस में 0.6, ठीक है। तो देखिए इनके ऑर्बिटल के नंबर कितने हैं? 3, जो यहाँ 0.6 आएगी, सॉरी यहाँ 0.4 आएगी, और इनके ऑर्बिटल के नंबर कितने हैं? 2, तो ये नीचे रख दो जी जी। अब देखो कैसे, फिर से नीचे वाली माइनस में तो माइनस की, ऊपर वाली प्लस है। टोटल ऑर्बिटल थे 5, तो 5 5 लिख दिया। इनके ऑर्बिटल के नंबर ऊपर वाले में लिख दो और इसके इसमें, तो देखिए फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, अगर हम देख लें प्लस की 0.6 नहीं आया और इसकी आई माइनस की 0.4, ठीक। तो ये एक तरीका है वैल्यू याद कराने का, याद रखनी है। T2G की क्रिस्टल फील्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटाइजिंग एनर्जी होती है 0.4 माइनस में, ऊपर वाली को 0.6। बच्चे कई बार भूल जाते हैं तो ये ट्रिक बना दी है। अभी एक एनर्जी और आएगी, पेयरिंग एनर्जी। वो पेयरिंग एनर्जी क्या होती है वो भी बताएंगे। अब देखो, लिख लो पहले बच्चों, 40% 50% कॉन्सेप्ट हो गया। बस आप देखना धड़ाधड़ क्वेश्चन होने हैं बिल्कुल। अब देखो बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है बनाने, वो बताएंगे हम कैसे बनाना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, वीक लिगेंड के केस में कैसे बनाना है, ठीक है, वो भी बताएंगे। लेकिन पहले ऑक्टाहेड्रल केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैसे निकालनी है वो देखिए। CFSE CFSE, ठीक है, ध्यान से देखना, पे सब एनर्जी को ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखो T2G में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, T2G जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका नंबर है लिखना है यहाँ पर,
T2G इलेक्ट्रॉन नंबर भी लिख देते हैं, ठीक है। T2G इलेक्ट्रॉन नंबर, T2G इलेक्ट्रॉन नंबर जितने भी होंगे, मान लो 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे, उसको मल्टीप्लाई करना है T2G की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी से। कितनी है? माइनस की 0.4, ठीक है। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन हुए तो आ जाएगी 2.0 माइनस की, है ना जी। जी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी निकाल रहे हैं हम। हाँ टोटल की निकलेगी हमेशा। एक जब भी आप किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो टोटल में ही इलेक्ट्रॉन भरोगे, भले ही वो खाली रह जाए। फिर प्लस, इसके बाद यहाँ देखोगे Eg के इलेक्ट्रॉन नंबर, Eg इलेक्ट्रॉन नंबर देखने हैं और Eg के इलेक्ट्रॉन नंबर को मल्टीप्लाई करना है Eg की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी से। Eg की जो कि है प्लस की 0.6, ठीक है जी। आ गई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, लेकिन कभी कभी पेयरिंग एनर्जी भी पूछ लेते हैं, तो इसी से पेयरिंग एनर्जी भी निकल जाएगी। प्लस आपको यहाँ पर निकालनी है पेयरिंग एनर्जी P। अब ये कैसे निकलती है वो हम बताएंगे, ठीक है। नोट करिए इस फॉर्मूले को। पेयरिंग एनर्जी बच्चों भी बता रहे हैं कैसे निकलती है, वो यहाँ से नहीं बता पाएंगे, एग्जाम्पल कराएंगे तो बताएंगे। बड़े आसान से बन जाएगी आपसे पेयरिंग एनर्जी, है ना। P मतलब पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी, अभी आप सिर्फ ये फॉर्मूला रखिए, फिर हम आपको करके दिखा, चलो ये अभी बस 5 मिनट बाद करके दिखा दें, बड़े आसानी से बनेंगे आपसे। दिस इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। बड़ा सिंपल तरीका है, T2G के इलेक्ट्रॉन से T2G की क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को मल्टीप्लाई करना, प्लस Eg के इलेक्ट्रॉन नंबर से Eg की क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को मल्टीप्लाई करना है। प्लस माइनस ध्यान रखिएगा। फिर से देख लो बच्चों एक बार फॉर्मूला। देखो बच्चों, अब इसी की ज़रूरत है, पढ़नी है हमें, और बस आपको ध्यान रखना है कि ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे होता है, Eg ऊपर, बस बाकी कुछ नहीं। और इसका भी हमने तरीका बता दिया ट्रिक वाइज, कैसे याद रखना है आपको। ये एनर्जी की वैल्यू भी याद करने का तरीका बता दिया हमने आपको, नीचे वाली माइनस में, है ना। T2G में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके नंबर से T2G की स्टेबलाइजिंग एनर्जी को मल्टीप्लाई करना है, और Eg में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके नंबर से Eg, तो टोटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी निकलती है। पेयरिंग एनर्जी भी पूछ लेते तो इसी में जोड़ देना। पेयरिंग एनर्जी पूछे ना पूछे, आप पूरी निकाल देना है, आपको अपने आप आएंगे आंसर। बच्चों अब हम टेट्राहेड्रल की ओर देख लें जल्दी से, स्प्लिटिंग, और फिर अपने क्वेश्चंस में आते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट्स में आते हैं। थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाकी सब आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। हालांकि हम फिर से बता रहे हैं कि ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा इसी की पढ़ने वाली, मतलब आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लगभग 70% सीख चुके हो। कैसे अभी अप्लाई करते हो नहीं बनेगा जब तक हम बताएंगे नहीं। डालो बच्चों हेडिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग in